Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new topic, money and banking. What is the importance of money in the economy? Functions of various banks, right? So let's discuss everything in detail. So let's start. So सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड डबल कॉन्सिनेंस ऑफ वांट्स कि बार्टर सिस्टम क्या होता था और उसका क्या इंपॉर्टेंस थी कि पहले जो एक्सचेंज होते थे वो किस फॉर्म में होते होते थे राइट। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्स। अर्लियर कहते बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स कि गुड्स के बदले क्या दिए जाते थे दूसरे पर्सन को? गुड्स। अभी हम क्या देते हैं? मनी से एक्सचेंज करते हैं ना, राइट? कि हमने कुछ कंज्यूम करना होता है, कुछ परचेज करना होता है, विद दी हेल्प ऑफ मनी हम लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं। बट पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या करते थे लोग कि एक पर्सन के पास एक गुड्स होती थी, दूसरे पर्सन के पास दूसरी गुड होती थी, तो वो क्या करते थे? एक्सचेंज करके अपनी नीड्स को फुलफिल करते थे, राइट? Earlier, all the trade practices were carried out according to the barter system of exchange. People used to exchange goods with each other to satisfy their wants. के लोग क्या करते थे? अपनी गुड्स को दूसरे से एक्सचेंज करते थे ताकि अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। A barter system refers to the exchange of goods and services with two or more parties without the use of money कि जहाँ पे मनी का यूज बिल्कुल नहीं होता था। In other words, the exchange of one good or service from a party in return for a good or service by another party. In this type of transactions is known as CC transactions. C stands for commodity, right? Commodity to commodity transactions. For example, a farmer gives oil to a weaver in exchange for cloth. Here both the weaver and farmer exchange goods with each other without involving money or any monetary medium. कि मनी के बिना क्या किया? जैसे फार्मर को ने एक वीवर को क्या दिया? ऑयल दिया इन एक्सचेंज फॉर क्लोथ। उसको क्या चाहिए थे? क्लोथ चाहिए थे। तो इस बेसिस पे उनके बीच में क्या है? एक्सचेंज तो हुआ बट विदाउट इन्वॉल्विंग मनी, राइट? सो दिस इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. Now, what is double coincidence of wants? Double coincidence of wants is a situation when both parties hold an item needed by the other to fulfill their demand. कि जहाँ पे दोनों पार्टीज के पास एक ऐसी आइटम होती थी जिसकी वजह से दोनों पर्सन्स की क्या हो जाती थी? डिमांड्स फुलफिल हो जाती थी. So they exchange items without any monetary medium which leads to barter trade. Double coincidence of wants means that both parties agree to buy and sell each other items. कि जहाँ पे क्या होता था कि दोनों पार्टीज क्या करती थी? एग्री करती थी कि हम लोग एक दूसरे की क्या करेंगे? गुड्स को परचेज करेंगे. A barter system of exchange is not possible if there is no double coincidence of wants, right? कि ऐसा हो जाता था फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्या चाहिए? मुझे इस टाइम एप्पल्स चाहिए और दूसरे पर्सन के पास है ऑरेंजेस. तो वो पर्सन तो विलिंग है कि मैं एप्पल्स ले लूँगा और मैं आपको ऑरेंजेस दे दूंगा. बट मैं क्या हूँ? मैं रेडी नहीं हूँ कि मुझे ऑरेंजेस चाहिए एप्पल्स के एक्सचेंज में. मैं कुछ और भी तो डिमांड कर सकती हूँ. सो ये हो जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं होता था इन टूडेज डेज. For example, if a person has wheat and he wants to exchange it for rice, right? एक person के पास क्या है? wheat है और वो क्या चाहता है? rice चाहता है. And another person has wheat and wants to exchange it for rice. Then they can exchange their goods with the agreement of both parties. And another person has rice, यहाँ पे rice आएगा, and exchange it for wheat, यहाँ पे wheat आएगा, right? सो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों पार्टीज की एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है. बट ये सिचुएशन कहते हैं पॉसिबल नहीं होती थी कि फॉर एग्जांपल अभी जिस पर्सन के पास वीट है वो राइस चाहता है बट दूसरा पर्सन उसको राइस नहीं देना चाहता, तो उन दोनों में एक्सचेंज क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा, राइट? हाउएवर इन रियल लाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सिचुएशन एज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट. क्योंकि इसमें क्या आ जाता था? ट्रेडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती थी. ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है? ट्रेडिंग कॉस्ट टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज सर्च कॉस्ट एंड सेकंड वन इज डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग. सर्च कॉस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू द फिजिकल कॉस्ट इनकर्ड बाय अ पर्सन इन सर्च ऑफ अनदर पर्सन विद whom he will enter into a barter deal, राइट?
कि वो फिजिकल कॉस्ट जो कि एक पर्सन को के लिए इनकर होती थी जब वो दूसरे पर्सन को ढूंढता था अपनी गुड एक्सचेंज करने के लिए, राइट। For example, a farmer is in search of a person who needs a wheat in exchange for cloth, right? The efforts required to search for the person and the time involved constitutes the search cost. जो भी time and efforts लगते थे उनको क्या बोला जाता था मनी फॉर्म में? search cost. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग. इट रेफर्स टू द डिसकंफर्ट इन वेटिंग फॉर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स टू हैपन, राइट. कि ये यहाँ पे क्या आ जाता था, फॉर एग्जांपल हमें क्या चाहिए कि जिस पर्सन को राइस चाहिए उसको आज ही चाहिए, बट जिस पर्सन ने वीट लेनी है वो कहे कि मैंने 2 दिन के बाद लेनी है. सो ये क्या हो जाता था, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, कि एक पर्सन की नीड अब है बट वो क्या है, दूसरा पर्सन रेडी नहीं है कि मैं आज ही एक्सचेंज करूंगा, वो कहता मैं आफ्टर 2 days एक्सचेंज करूंगा. तो वो क्या हो जाता है, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग. दैट इज वेटिंग फॉर द पर्सन हु इज विलिंग टू सेल व्हाट यू वांट एंड विलिंग टू बाय व्हाट यू सेल, राइट. सो दिस इज द ट्रेडिंग कॉस्ट. नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम. फर्स्ट वन इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. वही कि हम कहें कि जो गुड हम सेल करना चाहते हैं और बाय करना चाहते हैं वो दूसरा पर्सन ना तो सेल करना चाहता है ना बाय करना चाहता है. सो दिस इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. A barter system is possible only when there is a situation of double coincidence of wants, that is when both parties are ready to exchange each other goods. For example, A can exchange goods with B only if A has the goods needed by B and B has goods only needed by A. Such a double coincidence of wants is rare. कि कहते हैं A उसी के साथ exchange B के साथ exchange करेगा कि एंड ए क्या करेगा ए क्या करेगा बी के साथ एक्सचेंज तभी करेगा अगर जो गुड्स बी को चाहिए वो ए प्रोवाइड कर रहा है, राइट. और बी तभी करेगा जो गुड्स बी को चाहिए वो ए प्रोवाइड कर रहा है. सो ये क्या हो जाता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि रेयर होती थी सिचुएशन. लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. कॉमन मेजर नहीं होता था. फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन दे रहा है 5 kg ऑफ वीट एंड सेकेंड पर्सन को चाहिए ओनली 2 kg ऑफ राइस. सो ये क्या हो जाता था, lack of common measure. In a barter system, all the commodities do not possess equal value. Moreover, there is no common measure of value in which exchange ratios can be fixed. For example, if A has wheat and B has rice, then it's difficult to decide in exchange of 1 kg of wheat how much rice is needed, right. So हम ये नहीं पता कर पाते थे कि एक 1 kg of wheat के लिए how much rice is sufficient. नेक्स्ट है द लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. डेफर्ड पेमेंट्स हो जाती हैं कि इन केस हमने हम कहें कि हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, सो वो हो जाती है हमारी डेफर्ड पेमेंट्स. इन अ बार्टर सिस्टम डील कंसिस्ट्स ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स एंड क्रेडिट्स कैन नॉट बी कैरिड आउट इजीली एज द बोरर मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द सेम क्वालिटी गुड्स एज प्रॉमिस्ड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, राइट. एंड द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी टू बी एक्सचेंज्ड कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट. सो कहते हैं अगर कोई फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट्स की बात होती थी वो क्या है, वो पॉसिबल नहीं होता था इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. देन आ जाता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. In a barter system, it is very difficult to store the wealth for future use as the storage of goods requires time and efforts. And the commodities used for exchange are wheat, rice, vegetables, जो कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती थी जिनको कि प्रिजर्व करना इम्पॉसिबल होता था. नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. The barter exchange between divisible and indivisible goods in a small value is not possible without the loss of a value. For example, if the price of a sheep is 40 kg of rice, right, then the person with 20 kg of rice cannot exchange it for sheep. So therefore यहाँ पे divisibility नहीं हो सकती थी, right. नेक्स्ट आ जाता है हमारा एवोल्यूशन एंड डेफिनेशन ऑफ मनी, कि मनी कैसे एवोल्यूट हुई एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी. मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मोड फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड डेट्स सच एज टैक्सेस एटसेट्रा, राइट. मनी क्या होता है, मनी कहते हैं एक ऐसी जनरली ऐसी थिंग है जिसको कि हम लोग किस फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड एक्सचेंज को सर्विसेज की एक्सचेंज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मनी यूज़ करते हैं.
in a particular nation or country. Money was invented to facilitate trade as a barter system, but it cannot express the value and prices of goods and services, right? मनी किसके लिए इन्वेंट की गई? टू फैसिलिटेट ट्रेड. द टर्म मनी कवर्स एवरीथिंग, लाइक करेंसी नोट्स आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं, चेक्स आ जाते हैं, बैंक नोट्स आ जाते हैं, डेट्स आ जाते हैं, एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर मनी to carry out the economic transactions and settle claims. As a currency, money circulates from country to country and person to facilitate trade. Different stages of money are commodity money, metallic money, paper money, credit money, and plastic money. Right? According to D.H. Robertson क्या कहते हैं? Anything which is widely accepted in payment for goods or in discharge of other kinds of business obligation is called money. Right? कुछ भी कहते हैं जिसको कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं in payment for goods or in discharge of other kinds of business obligation, उसको क्या बोलते हैं? is called money. Right? According to D.H. Robertson. Evolution of money. Now, money has evolved through various stages. These stages are as follows. First one is commodity money. In the ancient trade or barter system, any commodity that was demanded or selected with the consent of both parties and has some value was used for money. For example, wheat, clothes, fur, metal, salt, etc. were used as money. कि barter system में क्या होता था? Commodity एज अ कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज होता था. सो उस केस में उसको क्या बोलते थे हम? कमोडिटी मनी. कि जिस कमोडिटी को हम लोग एक्सचेंज कर रहे होते थे उसको किस फॉर्म में एक्सचेंज करते थे? एज मनी. Right? But after the introduction of commodity money, gold and silver coins were used as money. Gold coins were valuable as they can be used in exchange for goods and services. Right? Then जब commodity money इंट्रोड्यूस हुई तो फिर हमने क्या यूज किया? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यूज की in the form of exchange. However, as gold itself was valued and he has other uses also, commodity money gave rise to the next stage of money, that is representative money. राइट? कमोडिटी मनी कहते हैं एज गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो होते थे वो उनके अदर पर्पसेस भी होते थे इन अकॉर्डिंग टू कि उन्होंने क्या करना होता था और पर्पसेस भी फुलफिल करने होते थे. राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेटेलिक मनी. मेटेलिक मनी क्या होता है? With the progress of the trade, commodity money was converted into metallic money. Metals like silver, copper, gold, etc. were commonly used as they are easy to use and their quantity can be easily determined. Right? जैसे कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, इनको क्या किया गया? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया गया. मेटेलिक मनी वॉज द मेन टाइप ऑफ मनी थ्रू आउट अ ह्यूज पार्ट ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री. बट everything has both positive and negative aspects. No doubt metallic money helps with easy exchange of goods and services, but it gave rise to some problems also which led to next stage of evolution of money. Right? जो metallic metals होते हैं like silver, copper, gold, उनको भी as a easy medium of exchange use किया गया. but वही कह देते हैं ना कि pros and cons are always related. सो कहते हैं इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे कि इनको क्या है इतना इजी नहीं था कि यूज करना. सो इसके बाद क्या हुआ? हमारी इसके बाद किस चीज का एवोल्यूशन हुआ? पेपर मनी. It was very difficult and unsafe to carry gold and silver coins from place to place. Therefore, paper money was invented. The invention of paper money was the most important stage of money's evolution. It is controlled and regulated by RBI, जिसको कि हम जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है. In the present scenario, currency notes and paper money captures a huge part of money issued by the central bank. Right? और जो भी जितनी भी transactions हो रही है होती हैं हमारी किसके थ्रू होती हैं? With the help of paper money. Right? नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रेडिट मनी. क्रेडिट मनी वॉज इन्वेंटेड अलॉन्ग विद पेपर मनी. पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश और सेविंग्स एज बैंक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉ देम विद द हेल्प ऑफ चेक्स एज दे पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. कि कहते हैं लोग क्या करते हैं अपना कुछ सेविंग्स क्या करते हैं बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते हैं. सो उनको विड्रॉ कब करते हैं? जब उनको ज़रूरत होती है. सो
द चेक, जिसको कि हम क्रेडिट मनी और बैंक मनी बोलते हैं, इज नॉट मनी इन रियलिटी बट परफॉर्म्स ऑल फंक्शन सिमिलर टू मनी। सो जिसको कि हम लोग चेक की फॉर्म में क्या करवाते हैं, विड्रॉ करवाते हैं। सो कहते हैं चेक जिसको कि हम क्रेडिट मनी बोलते हैं वो मनी नहीं होता इन रियलिटी, बट जो फंक्शंस हैं उसके वो कैसे होते हैं, सिमिलर टू मनी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। Plastic money is the latest type of money in the form of debit and credit cards. The main aim of plastic money is to reduce the need of carrying cash everywhere to make transactions, right? Currently, plastic money is used largely by people, which reduces the risk of carrying a large amount of cash for making transactions, right? अब क्या होता है, अब लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कैश नहीं रखते, क्या रखते हैं अपने पास, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स। जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारी कंट्री में ब्लैक मनी मार्केटिंग जो थी मनी की, वो क्या है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में क्या की जा चुकी है, कंट्रोल की जा चुकी है विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक मनी, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाती है हमारी डेफिनेशंस ऑफ मनी। फर्स्ट वन इज लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। According to legal definition, anything accepted and declared by the government as money is money। कि जिसको कि एक्सेप्ट किया जा सके एंड जिसको गवर्नमेंट ने मनी डिक्लेयर कर दिया, वो क्या है हमारे लिए लीगल डेफिनेशन। ऑन द लीगल बेसिस देयर आर टू काइंड्स ऑफ मनी। फर्स्ट वन इज लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी इज द मनी दैट कैन लीगली यूज टू मेक डेट एंड अदर पेमेंट, जिसको कि लीगली यूज किया जाता है डेट एंड अदर पेमेंट्स के लिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अ क्रेडिटर इज ऑब्लाइज टू रिसीव सच मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द डेट ड्यू टू हिम, राइट। कहते लीगल डेफिनेशन जो लीगल टेंडर ऑफ मनी का होती है, उसके अकॉर्डिंग कि अगर किसी क्रेडिटर क्या कर सकता है, क्रेडिटर उतनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव कर सकता है जितनी कि उसने किसी पर्सन को एज अ डेट दी हुई है, राइट। लीगल डेफिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू some limited legal tender money. Limited legal tender means up to a certain limit of time. It is a form of legal tender money which is used to pay the debt up to a certain period, right? कि जहाँ पे डेट की पेमेंट कितनी अप टू ए सर्टेन पीरियड के बीच बीच में करनी होती है। बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ए पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट विदाउट द फियर ऑफ एनी लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम। For example, in India, coins are the type of limited legal tender money, right? कि बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम, कहते पर्सन क्या कर सकता है, पेमेंट करने से रिफ्यूज कर सकता है, पेमेंट करने के लिए मना कर सकता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मीन्स कि जहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। It is a form of legal tender money which is used to pay the debt of any amount. If a person refuses to accept the money, then legal actions can be taken against him. In India, paper notes are the type of unlimited legal tender money. कि अगर कहते कोई पर्सन क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा पेमेंट करने से, तो उसके लिए लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी इज दैट फॉर्म ऑफ मनी दैट इज जनरली एक्सेप्टेड बट डज नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट। कि जो एक्सेप्ट तो किए जाते हैं बट किसी पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। For example, checks, bills of exchange, bank drafts, etc. do not have any legal backing and can be accepted at the will of parties. कि जब parties क्या होंगी, willing होंगी, तभी वो accept करेंगी, otherwise ये this is not acceptable. Next, what is the functional definition of money? According to functional definition of money, money is anything that generally accepted and performs a basic function. First one is medium of exchange, right? Money किसके लिए use किया जाना चाहिए? As a medium of exchange can be used to make payments to all the transaction related to goods and services, right? Next आ जाता है measure of value, कि एक common parameter होता है in which the value of every good and service is expressed in monetary terms. For example, 10 rupees item, 20 rupees item, 100 rupees item, right? कि ये कॉमन मेजर होता है जिसके अकॉर्डिंग
every product is to be expressed in monetary terms. Next, standard of deferred payments. Standard of deferred payment states that money act as a standard of payment which is to make in the present or in the near future. ये एक पेमेंट स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट होता है जिसकी वजह से जिसकी क्या करनी है हमने पेमेंट इवन की प्रेजेंट में करनी हो और फ्यूचर में करनी हो. नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू कैन बी यूज टू स्टोर वेल्थ इन द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे एंड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर. राइट, मनी को कहते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी यूज किया जा सकता है जहाँ के पे हम अपनी वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं इन द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे. राइट, नेक्स्ट, on the basis of liquidity. On liquidity basis, money can be classified into two types. First one is liquid form of money. Liquid form of money means कि जिसको कि easily क्या किया जाए, ट्रांसफर किया जा सके. Money has the quality of general acceptability, which means money the most liquid asset. Liquidity refers to the certainty and speed at which asset can be converted into cash easily. Like currency notes, coins, bank money are the type of liquid money कि जिसको easily कैश में ट्रांसफर किया जा सके और जिसको easily क्या कर सकते हैं हम लोग पेमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा नियर मनी. नियर मनी includes those financial assets which are not as liquid as notes or coins but can be easily converted into cash. राइट, नियर मनी वो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं कि जो लिक्विड और नोट्स की तरह नोट्स और कॉइन्स की तरह लिक्विड नहीं होती बट क्या होती हैं इजीली जिनको कि कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. राइट, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, एफडीज, नेशनल सेविंग रिसीट्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप. On the basis of scope, money is defined in two ways. First one is narrow scope. Narrow scope में आ जाता है in narrow scope only those things are included that function as money and perform the functions. मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया जा सकता है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स एंड मेजर ऑफ वैल्यू. राइट, यहाँ इसमें क्या आ जाता है कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बैंक डिपॉजिट एक्सेट्रा. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉड स्कोप, in addition to the narrow scope, time deposits in banks and post offices are also included as they are moneyless to a higher degree and can be converted easily into checkable deposits in a short span of time. Right? So, broad definition of money is equals to money assets plus near money. ब्रॉड स्कोप में आ जाता है कि जिनको क्या किया जा सकता है इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में in a short period of time. Clear? Next आ जाता है हमारा significance of money. Significance of money means importance of money. Importance in consumption, importance in production, importance in exchange. Exchange में importance होती है, trade में help करता है, distribution easily हो जाती है money की कि different persons के according. इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ क्रेडिट दे सकते हैं, सोल्यूशन टू सेटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कैपिटल फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस. सो दीज आर द importance ऑफ मनी. क्लियर? नाउ डिस्कस ब्रीफली. फर्स्ट, इंपॉर्टेंस इन कंजम्पशन. कंजम्पशन मीन्स कि जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर ने कंज्यूम करनी होती हैं वो किसकी हेल्प से कंज्यूम की जाती हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी. ए कंज्यूमर गेट्स हिज इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी. ही कैन यूज द मनी टू बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ही डिजायर्स. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम इन अ वे दैट मैक्सिमाइजेज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. राइट, कि अगर हम बात करें इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की तो कंज्यूमर क्या करता था, अपनी इनकम को इस तरह स्पेंड करता था कि जो लास्ट यूनिट वो स्पेंड करेगा, लास्ट यूनिट ऑफ मनी, उससे जो उसको दोनों गुड्स से सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. राइट, सो a consumer should spend his money in such a way that the ratio of marginal utility to commodity price is the same for all commodities he buys. According to Professor Robertson, money helps each member of the society to ensure that the means of enjoyment to which he has access yield him the greatest amount of actual enjoyment which is within its reach. Clear?
नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी क्या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या कर सकते हैं, इजीली हायर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी इज ऑल्सो क्रूशियल in the field of production. A producer will like to manufacture only the things that will generate the most profit, right? Money promotes large scale manufacturing by facilitating specialization and division of labor. According to Professor H.G. Moulton, money is extremely important for gathering different factors of production. It is with money alone that man buys the goods he needs, and it is with the money alone that he buys the necessary labor and obtains the services of managers and experts. Right? कि मनी की हेल्प से वो क्या कर सकता है, जो प्रोड्यूसर है वो स्पेशलाइजेशन लेके आ सकता है, डिवीजन ऑफ लेबर लेके आ सकता है, एंड ऑल्सो वो क्या कर सकता है, हायर कर सकता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इन एक्सचेंज। एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। Money has the process of exchange much simpler by eliminating the demerits of the barter system of exchange, right? So हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो क्या चलता है, रेगुलरली चलता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस इन ट्रेड। ट्रेड में भी हेल्प करता है। Trade was limited under the barter system due to several challenges. The invention of money encouraged large-scale production. Large markets are required for large-scale production. In this situation, various kinds of money such as bills of exchange, promissory notes, drafts play a significant role. Right? नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में भी मनी क्या करती है, हेल्प करती है। मनी प्रमोट्स एलोकेशन ऑफ नेशनल इनकम among various factors of production. In terms of money, it is simply to pay rent for the use of land, interest for capital, salaries for labor, profit for entrepreneurship, etc. But ये कहाँ पे होता था कैलकुलेट करना डिफिकल्ट, अंडर द बार्टर सिस्टम, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। Public finance is a significant phenomenon for any welfare state in the modern age. The important sources of finance for the state are taxes, public debt, deficit financing, and so on. All these are obtained only in the form of money, right? The government establishes a budget for the upcoming year's expected revenue and expenditure. सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल कर सकती है विद द हेल्प ऑफ मनी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, इट वाज नॉट पॉसिबल टू सेव एंड इन्वेस्ट इन द टर्म्स ऑफ गुड्स अंडर द बार्टर सिस्टम, राइट? कहते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम में हम लोग सेव नहीं कर सकते थे, इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, बट मनी, विद द हेल्प ऑफ मनी ऑल दिस कैन बी पॉसिबल। सेविंग्स रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम दैट इज नॉट स्पेंड। सेविंग्स को जब हम इन्वेस्ट करते हैं, रिजल्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन एनहेंसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नेशन। अकॉर्डिंगली इंक्रीज प्रोडक्शन लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जितनी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, सोल्यूशन टू सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। Money has facilitated the right solution to the central problems of the economy, that is what to produce, how to produce, for whom to produce. Money facilitates a continuous flow of goods and services, right? Next, basis of credit. बेसिस ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि क्रेडिट क्रिएशन किसकी वजह से पॉसिबल होगा, ओनली विद द हेल्प ऑफ मनी। The trade is based on credit in the modern age. Credit creation was not possible in the absence of money, because as a store of value of money has facilitated trade creation. Next आ जाता है हमारा index of economic development. There are some central basic elements of economic development like national income, per capita income, and so on. All these elements can be simply determined by money form. सो इससे क्या पता चलता है, इफ द कंट्रीज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम हैज बीन इंक्रीजिंग एंड देयर इज इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इट मे बी प्रॉपरली बिलीव दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस, राइट? कि अगर हमारी कंट्री पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, सो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कर रही है, अच्छे से ग्रो कर रही है। क्लियर? सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मनी
इन द इकोनॉमी, राइट। नेक्स्ट आ जाता हमारा फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं। There are two types of functions, primary functions and secondary functions. Primary functions क्या होती हैं, main और basic functions of money, whereas secondary functions क्या होते हैं, subsidiary और derivative functions of money, right? Primary functions and secondary functions. Primary functions में आ जाता है medium of exchange and measure of value. Standard of deferred payments and store of value are to be included in secondary functions, right? First one is primary functions. Primary functions consists of the most important functions performed by money in every country. These functions are primary functions क्या होते हैं? First one is medium of exchange. Money can be used to make payments to all the transactions related to goods and services. As a medium of exchange, money को हम क्या use कर सकते हैं? As a medium of exchange for the exchange of goods and services with the help of money, right? So ये क्या है, सबसे most important function है. As money is universally accepted, कि कहीं भी accept की जा सकती है, therefore all exchanges takes place in terms of money. This function of money eliminates a major problem of double coincidence of wants and problems related to the barter system, right? Medium of exchange as a money, उससे क्या हो गया, हमारा जो double coincidence of wants था and जो problems होते थे barter system में, वो क्या हो गए, दूर किए जा सके. This function of money facilitates the trade in an economy and allows purchase and sale to be conducted independently of each other, right? ट्रेड को क्या किया गया, इकोनॉमी में फैसिलिटेट किया गया. Money itself does not have the power or to satisfy human wants. However, it commands the power to buy goods and services wanted and required by human beings, which can in return satisfy their wants, right? मनी की हेल्प से लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फुलफिल जो डिमांड्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, एंड अपनी वांट्स को क्या किया जा सकता है, सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट. सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट वन इज मेजर ऑफ वैल्यू. As a measure of value, money works as a common parameter in which the value of every good or service can be expressed in monetary terms. This function of money helps in maintaining the business accounts, which would be impossible otherwise, right? Money की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ड्यू टू दिस it is also known as unit of account. For example, in India, rupees is the unit of account. In America, it is dollar, right? इसकी वजह से कहते हैं हम लोग जो अपने रिलेटिव प्राइजेस और प्राइजेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ यूनिट ऑफ अकाउंट विच टू हेल्प डिटरमाइन आर टू रिकॉग्नाइज आर मनी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में रुपीज़ है हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट, अमेरिका में वैसे ही डॉलर है, राइट. By limiting the value of all goods and services to a single unit, it becomes very easy to find out the exchange ratio between them and to compare their prices, right. कहते अगर हम वैल्यू एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, अगर वो एक सिंगल यूनिट में ही रखें तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो एक्सचेंज है वो सही हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक गुड की वैल्यू को रुपीज़ में मेजर कर रहे हैं तो दूसरी गुड की भी रुपीज़ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो देयरफॉर हम लोग उनके रेट प्राइजेस को क्या कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ एवरी प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स. The value of one egg is estimated at ₹6 in India, and the value of a packet of bread is ₹45. So money works as a measure of the value of all goods and services and is the amount that is required to be received or paid during the transaction. Therefore, it is one of the most essential functions of money, right? Next आ जाते हैं हमारे secondary functions. Secondary functions are supplementary to primary functions and are derived from primary functions, right. ये क्या करते हैं, supplement करते हैं हमारे primary functions को. Therefore, they are known as derivative functions. First one is standard of deferred payments.
The standard of deferred payment states that money acts as a standard of payment which is used to make in the present or in near future, right? कि एक standard of payment बन जाता है जिसका कि हमने इधर अभी पेमेंट करनी है और न्यूर फ्यूचर में करनी है. On the daily basis, millions of transactions are made in which payments are not made immediately, right? Money encourages such transactions and facilitates capital formation and economic development of the nation. This function of money is important because it leads to creation of financial institutions जो कि हमें loans वगैरह देते हैं, loans देते हैं, हमारी savings हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, अपनी financial institutions में कर सकते हैं. It simplifies the borrowings and lending operations, right? जो borrowing and lending operations है उनको क्या करते हैं, simplify करते हैं. For example, if someone borrows a certain amount from another person, they need to repay the amount to that person with interest, right? With money as standard payment, it is easy to pay the interest or make deferred payments. This has led to an increase in lending and borrowing transactions and contributed to the formation of financial institutions, right? कि अगर हमने किसी से कुछ कोई अमाउंट बोरो करी है एंड हमने क्या करनी है, उस पर्सन ने क्या करनी है, वो हमें इंटरेस्ट के साथ जो है रिटर्न बैक करनी है. सो विद दी मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये क्या किया जा सकता है, डेफर्ड पेमेंट्स को इजीली विद द हेल्प ऑफ मनी हम लोग क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू और एसेट फंक्शन ऑफ मनी. Money as a store value can be used to store wealth in the most economical and convenient way and to transfer the purchasing power from the present to the future, right? Money as a store of value has the following advantages. It was very difficult to store wealth in the terms of goods because their perishable nature and high cost, right? कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करके नहीं रख सकते बिकॉज जो गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पेरिशेबल इन नेचर, जो कि जल्दी खराब हो जाती हैं. मनी हैज़ द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी. मनी को कहीं भी कोई भी जो है एक्सेप्ट कर लेता है. So therefore one can at any time use money in exchange for goods and services because it is easily exchangeable. Money is easily portable because इसको कैरी करना भी बहुत ईजी है एक जगह से दूसरी जगह. एंड सेविंग मनी इज़ मच ईजियर एंड मोर सिक्योर दैन सेविंग गुड्स फॉर फ्यूचर यूज. कि हम लोग मनी को जो फ्यूचर यूज़ के लिए सेव करते हैं वो क्या हमारे लिए ज़्यादा सेफ रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि हम लोग गुड्स को सेव कर रहे हैं, राइट? So these are the functions of money as a store of value, right? Next, money has overcome the drawbacks of barter system with medium of exchange because money क्या है, एक सब ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको कि जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. सो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता कि फॉर एग्जांपल कि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट हम लोग कर पाएंगे, हम लोग एक्सचेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, मेजर ऑफ वैल्यू कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन पैरामीटर, राइट? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स की जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं उनके लिए क्या मिल जाता है, हमें स्टैंडर्ड मिल जाता है और हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली अपनी जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं उनको पे कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू कि हम लोग मनी को क्या है इजीली स्टोर करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज. नेक्स्ट, कॉन्टिजेंट, स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी, राइट? Money is the any object or item which is generally accepted as a mode of goods and services and repayment of loans, debt and taxes, right? कहते सब मनी क्या है, मनी कोई भी ऐसी फॉर्म है जिसको कि हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो हमने जो कोई लोन्स रीपे करने हैं, कोई डेट रीपे करना है, उनको भी क्या कर सकते हैं, मनी की फॉर्म में ईजिली पे किया जा सकता है, जो कि बार्टर सिस्टम में क्या था, पॉसिबल नहीं था. मनी में क्या आ जाता है, हमारे करेंसी नोट्स आ जाते हैं, चेक्स आ जाते हैं, कॉइन्स आ जाते हैं. सो जिनको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हैं, इजीली सेटल डाउन कर सकते हैं एंड हमारे क्लेम्स को भी सेटल डाउन कर सकते हैं. जो डिफरेंट स्टेजेस हैं मनी के वो क्या हैं, कमोडिटी मनी, प्लास्टिक मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी.
कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी कि कंटीजेंट फंक्शंस क्या होते हैं मनी के। फर्स्ट वन इज नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एनडीपी यानी एनआईपी सॉरी, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना। द टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री इज produced by the factors of production. Therefore, money helps in the ideal distribution of national income amongst different factors of production by creating in factor incomes like interest, profit, wages and rent. Right? कि नेशनल इनकम को क्रिएट करने वाले जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको क्या कर सकते हैं हम लोग इजीली अपनी जो मनी की फॉर्म में पेमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज्ड सेटिस्फेक्शन, मनी मैक्सिमाइजेज द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेज सेटिस्फेक्शन दैट इज प्रॉफिट बाय इक्वेटिंग द प्राइस एज अ फैक्टर विद इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, कि जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है उसका वो किसके साथ इक्वलाइज करेगा, विद द हेल्प ऑफ प्राइस, कि जिसके कि उससे ज़्यादा क्या होगा उसका प्रॉफिट हो। Similarly, a consumer maximizes satisfaction by equating the price of a commodity with its marginal utility, कि प्राइस को किसके इक्वल करके, by its marginal utility. Next, credit creation. Commercial banks create credit with the help of demand deposit, which was not possible before the invention of money. Money as a store value motivates people to save more in the banks in the form of demand deposit. कि राइट कि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ओनली विद द हेल्प ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। राइट, जिस मनी क्या करती है, मनी को जिसको कि हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं, मोटिवेट करती है लोगों को कि क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेविंग्स करें। Next, capital productivity. Money helps in increasing capital productivity as it is the most liquid asset that can be used in anything. The liquidity of money makes it easy and possible to transfer capital from less productive uses to the more productive uses. Right? कि जो मनी की लिक्विडिटी है उसकी वजह से जो हम लोग अपनी कैपिटल को कहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव यूजेस टू द मोर प्रोडक्टिव यूजेस। Next, bearer of options. Money provides purchasing power to the person holding it, also known as bearer, and he can use it in many ways. Right? जिसके पास पैसा होगा वो क्या होगा, bearer होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोमिजरी नोट्स, प्रोमिजरी नोट्स क्या होते हैं कि एक पर्सन ने प्रॉमिस किया कि मैं अभी आप मुझे 2000 रुपये 2000 रुपीज़ दे दो, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आफ्टर 2 months आफ्टर दिवाली कि मैं आपको वो रिटर्न कर दूंगा। सो ये क्या हो गया, प्रोमिजरी नोट, कि जहाँ पे जिस पर्सन के पास वो प्रोमिजरी नोट होगा उस टाइम पे वो क्या होगा, बियरर होगा। एंड जो पर्सन क्या कर रहा है उसको पैसे दे रहा है, राइट, दूसरे पर्सन को, वो क्या होगा, होल्डर होगा। द बियरर कैन चेंज हिज डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस रिगार्डिंग द यूज ऑफ मनी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, प्रायोरिटी एंड अर्जेंसी। राइट, जो बियरर होगा वो क्या कर सकता है, अपना डिसीजन टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है रिगार्डिंग द यूज ऑफ मनी, कि कहाँ पे मैंने अपनी मनी यूज करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। राइट, वो ये देख सकता है कि मेरे क्या है नेसेसरी चीज़ें क्या हैं, कि मैंने अपनी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पे पहले खर्चा करना है और जो मिसलेनियस होंगे उन पे के लिए बाद में करना है। राइट, नेक्स्ट आ जाता है सॉल्वेंसी गारंटी। Money provides a guarantee of solvency for an institution or an individual. Right? Solvency guarantee का मतलब होता है कि उसको जो मनी होल्डर है उसको एक गारंटी मिल जाती है कि मैं इस टाइम पे सॉल्वेंट हूँ, कि इनकेस कभी मेरे पास कोई खर्चा आए, या मान लो फॉर एग्जांपल किसी का एक्सीडेंट हो जाता है कि कल को हॉस्पिटल की फ़ीस पे करनी हो या कुछ और बच्चों के स्कूल की, तो मैं क्या हूँ, इतना सफिशिएंट हूँ कि मैं उसकी पेमेंट कर सकता हूँ। If a person has more money than his liabilities, then he cannot be declared bankrupt or insolvent. Due to this reasons, firms keep large reserve to meet uncertain requirements. Right? So therefore कहते हैं जो बड़ी bigger firms होती हैं वो क्या करती हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा reserves को रखती हैं to meet uncertain requirements, कि कभी भी उनको क्या कर सकता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस टाइम पे उनको पेमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है।
Next, static and dynamic functions of money. Now, what are the static and dynamic functions? Static functions क्या होते हैं? Static functions are those functions that facilitate the working of an economy, and in absence of these functions, an economy cannot work properly, right? जिसकी वजह से जो working है economy की वो effect होती है. For example, functions of money as a store value, medium of exchange, a measure of value, a standard of deferred payments, ये क्या है इसके static functions हैं कि जिनको जो कि कभी change ही नहीं किया जा. Static means जो static रहेंगे, constant रहेंगे, right? नेक्स्ट आ जाता है डायनेमिक फंक्शंस. डायनेमिक एज द नेम सजेस्ट कि जो मतलब चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम्स. डायनेमिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस दैट डिटरमाइन द इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड कॉज मूवमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, the expansion of credit not only increases the price level but also increases employment level of income and output in the economy. Money can put idle resources into productive channels to generate more output, right? फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हम लोग एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट इंक्रीज कर देते हैं कि क्रेडिट हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं कि कोई भी पर्सन क्रेडिट ले सकता है. तो उसकी वजह से क्या है, इकोनॉमी में प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, इनकम रेज हो जाएगी, आउटपुट जनरेट होगी. कहते हैं मनी को आइडल रिसोर्सेज की जगह अगर हम लोग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में लगाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट? सो दीज आर द डायनेमिक फंक्शंस. नेक्स्ट आ जाता है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ मनी. Money is classified on the basis of the relationship between the value of money as a commodity and value of money as money, right? Relationship between value of money as a commodity कि अगर हम money की value को as a commodity देख रहे हैं और money की value को as money देख रहे हैं. It can be broadly classified as full bodied money, representative full bodied money and credit money. First one is full bodied money. Full bodied money क्या होती है? Full-bodied money refers to any unit of money whose intrinsic value and face value are equal, right? For that is commodity value is equals to money value. For example, during the colonial period, 1 rupee coin was made of silver metal and its monetary value was equal to its commodity value, right? कहते कॉलोनियल पीरियड पे 1 रुपये क्या होता था, सिल्वर मेटल का बनता था. तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू किसके इक्वल होती थी, उसकी कमोडिटी वैल्यू के. यानी वो किसके पर्पस के लिए यूज किया जाता था, एज अ 1 रुपी. सो उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी कितनी थी, जितनी की उसकी कमोडिटी वैल्यू थी, यानी 1 रुपी, राइट? ये क्या हो जाती थी हमारी फुल बॉडीड मनी. नेक्स्ट आ जाती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव मनी. रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी. The representative full-bodied money usually refers to the money made of paper, like bonds, debt. So ये क्या हो जाती थी, representative full-bodied money. The money value of representative full-body money is much higher than its commodity value. जहाँ पे क्या होता था, money value किससे increase करती थी, with the commodity value. Such type of paper money is completely backed by a metallic reserve of gold or silver and can be redeemed by the holder's choice. For example, convertible paper receipts. One can exchange the amount mentioned on the paper receipt for an actual value of gold and silver. जहाँ पे क्या होता था, जो मनी वैल्यू होती थी वो किससे ज़्यादा होती थी, विद द फ्रॉम द कमोडिटी वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल कि जो ये कन्वर्टिबल पेपर रिसीट्स होते थे वो किसके लिए भी एक्सचेंज किए जा सकते थे, फॉर गोल्ड एज वेल एज फॉर सिल्वर. हालांकि अगर मान लो कन्वर्टिबल जो पेपर रिसीट्स है उसकी वैल्यू 10,000 है और गोल्ड की वैल्यू 1 लाख है, तो भी क्या होता था उस टाइम पे मनी वैल्यू क्या होती थी, ज़्यादा होती थी. तो ये हो जाती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, राइट? Representative money can be of two types. First one is convertible paper money. The currency notes that can be freely convertible into full-bodied money in the form of gold and silver at any point of time at the will of the holder is known as convertible paper money. Right? कहते वो currency notes जिनको कि हम लोग क्या कर सकते थे, freely convert कर सकते थे in the form of gold and silver at the time of the सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जहाँ पे क्या होता था, जो विल ऑफ द होल्डर है वो क्या करता था,
विल कर जाता था, राइट। जो होल्डर होता था वो विलिंग होता था कि मैंने कन्वर्ट करवानी ही करवानी है। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव 100% बैकिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फॉर द कन्वर्टिबल पेपर मनी, as the notes in circulation are not presented for conversion at that same time, right। कहते ये जरूरी नहीं होता था कि जो गोल्ड एंड सिल्वर जिसके लिए हम लोग एक्सचेंज करवा रहे हैं कि वो क्या होंगे, 100% बैकिंग ही होगी उसकी, राइट। 100% बैकिंग का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 के कन्वर्टेबल जो पेपर मनी है वो इशू करवा रहे हैं फॉर द वैल्यू ऑफ 1 लाख ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। सो उस टाइम पे हमें नहीं पता कि ये 1 लाख क्या है, 1 लाख ही रहेगा या नहीं, राइट। सो उसको क्या बोल सकते हैं हम, 100% ऑफ बैकिंग, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये हमने कर लिया, कन्वर्टिबल पेपर मनी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनकन्वर्टिबल पेपर मनी। द करेंसी नोट्स और पेपर मनी दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फुल बॉडीड मनी एट द डिजायर ऑफ द होल्डर आर नोन एज इनकन्वर्टिबल पेपर मनी, जिसको कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था इनटू फुल बॉडीड मनी। This kind of representative full body money circulates and commands value, right? It is because the issue of inconvertible paper money is regulated by the government. Because इसको कौन regulate करता था, government regulate करती थी। For example, the Indian 1 rupee note cannot be converted into full bodied money and does not have a backing, right? जो 1 rupee note होता था उसको क्या है, हम full bodied money में convert नहीं कर सकते थे और ना ही उसकी क्या होती थी, backing होती थी, right? Next आ जाता हमारा credit money. The money whose intrinsic value or commodity value is much lower than its face value is known as credit money, right। जिसकी मनी वैल्यू क्या होती थी, लेस देन फ्रॉम commodity value. For example, the face value of 200 note is rupees 200, but if we sell the note as a paper we get a much lower amount, right। कहते जो फेस वैल्यू 200 रुपीज के नोट की होती थी वो क्या थी, 200 होती थी, बट अगर हम उस नोट को एज अ पेपर मींस पेपर समझ रहे हो, कि उसको अगर हम लोग कन्वर्टिबल पेपर रिसीट में चेंज करवा देते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलती थी, हमें बहुत कम अमाउंट मिलती थी, राइट। Various types of credit money. First one is token coins. These are the small coins of various values whose money value is greater than commodity value. For example, token coins are used to facilitate the daily requirements of people. 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee coins क्या होते थे, token coins होते थे, because their money value is more than their commodity value, right। Next आ जाता है हमारा representative token money. रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी वो होती थी, इज द मनी दैट इज फुली बैक्ड एंड रिडीमेबल इन गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। जिनकी फुल बैकिंग अप होती थी एंड जिनको कि हम लोग रिडीम कर सकते थे विद इन गोल्ड और सिल्वर। इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ पेपर हुज एक्चुअल ऑफर्ड मार्केट वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द पेपर नोट, राइट। जिनकी जो एक्चुअल ऑफर्ड मार्केट वैल्यू होती थी वो बहुत कम होती थी from their original paper notes, right। Next, circulating promissory notes issued by a central bank. The currency notes issued by the Central Bank of India are known as circulating promissory notes, कि जो भी currency notes issue किए जाते थे by the RBI. For example, 100 rupee, 200 rupees, 500, 2000. So each circulating promissory note has the words I promise to pay the bearer the sum of this, right। कि bearer means जो होल्डर उस टाइम पे मनी को होल्ड कर रहा है, तो उसका कहते मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं bearer को इस टाइम पे कितना पे कर रहा हूँ, प्रिंटेड ऑन इट विद द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ इंडिया, कि ये हमारे नोट पे प्रिंटेड होता है and with the signature of governor of India. Its money value is greater than the commodity value. इसकी money value कहते हैं commodity value से ज़्यादा होती है। Next आ जाती है हमारे पास demand deposits with banks. Deposits are the claims of depositors against a bank. Deposit कौन करता है, लोकल पर्सन करते हैं, राइट। हम लोग किसके पास करते हैं, बैंक के पास करते हैं। सो हम लोग हमारे क्या है, हमारे वो क्लेम हो जाते हैं। हम लोग डिपॉजिटर हो गए, डिपॉजिटर का क्या है, क्लेम है, जितने की
अगेंस्ट अ बैंक, कि हमने बैंक पे अपने पैसे जमा करवाए थे तो हम लोग उनको कभी भी मांग सकते हैं। The demand deposits can be withdrawn from the bank or transferred to another person by issuing a check, right? कि हम लोग कभी भी बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं और किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इशू ए चेक। Such deposits do not have any kind of backing, gold or silver. इसके लिए हमें कोई भी बैकिंग नहीं देनी पड़ती, कि कोई हमने गिरवी नहीं रखनी पड़ती कोई चीज़। The money value of a check is much higher than its commodity value, right? जो मनी वैल्यू चेक की होती है वो उसकी commodity वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है। With the demand deposit, the risk of carrying a large amount of cash is removed, which makes the transaction convenient and safe, right? डिमांड डिपॉजिट से कहते हैं जो हम चेक्स इशू कर किए जाते हैं उसकी वजह से जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैश हैंडलिंग की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। हाँ जी, सो ये थे हमारे फंक्शंस, राइट? फंक्शंस ऑफ द बैंक्स, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, राइट? नाउ नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी क्या होता है? Goods and services like rice, wheat, parlor, cleaning, etc. have demand in market because they possess utility. Because ये क्या करते हैं, हमें utility provide करते हैं. However, money does not possess a utility that can measure or determine the satisfaction level of consumers. Right? Money के पास क्या है, कोई ऐसी utility नहीं होती जिसको कि हम measure कर सकें. Therefore, the motive behind the demand for money in an economy is different. The three main motives for which money is needed or demanded by person are transaction motive, precautionary motive, and speculative motive. Right? So these are the three main motives for which the money can be demanded. First one is transaction motive. Transaction motive means for day-to-day transactions we need money. The transaction motive to demand money is for the conduction of day-to-day transactions, right? Transaction motive can be seen from the perspective of households, right, and business firms. Household को क्या चाहिए होता है? Demand money as they want their income to meet their household needs and expenditures. Business firms demand money to carry on their business activities, right? Households क्या करते हैं, अपनी डेली जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, एंड बिजनेस फर्म्स को क्या करना होता है, अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कंटिन्यू करनी होती हैं. Therefore, the transaction motive for the demand for money is to meet the current transactions of business firms and individuals. As the income of an individual is not always constant, however, his or her expenditures are constant. They hold cash with help them to bridge this gap between changing income and constant expenditure, right? कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी जो करंट ट्रांजैक्शंस है बिजनेस फर्म्स और इंडिविजुअल्स की उनको क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है. कहते जो इनकम है किसी इंडिविजुअल की वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, बट उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या करता है, हमेशा कांस्टेंट रखता है. फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की इनकम 10,000 थी पहले, तो वो उसमें से 5,000 क्या करता था, अपने एक्सपेंसेस करता था. नाउ इनकम क्या होगी, 12,000 इंक्रीज होगी, 12,000 होगी, बट उसने अभी भी अपने एक्सपेंडिचर क्या है 5,000 पे ही रखे हुए हैं. सो कहते वो क्या करते थे, कैश रखते थे अपने पास टू होल्ड दिस गैप बिटवीन चेंजिंग इनकम एंड कांस्टेंट एक्सपेंडिचर, कि जो इनकम चेंज हो रही है एंड क्या हो रही है, उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, राइट? सो दिस इज द ट्रांजैक्शन मोटिव. सिमिलरली अगर हम बेसिकली बात करें, ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है कि जो डेली डे टू डे उनकी ट्रांजैक्शंस होती थी उनको फुलफिल करने के लिए उनको क्या चाहिए होता था, कैश चाहिए होता था. नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशनरी मोटिव मीन्स प्रिकॉशंस, एज अ प्रिकॉशन हम लोग मनी क्या गया है सेव करके रखते थे. द प्रिकॉशनरी मोटिव टू डिमांड मनी इज द डिजायर ऑफ इंडिविजुअल्स टू होल्ड कैश विद देम फॉर अनफोर्सिन कंटीजेंट सिचुएशंस, कि कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उस टाइम के लिए हम जो इंडिविजुअल्स थे वो क्या करते थे, डिमांड करते थे मनी. People have a habit of saving money with them that can provide them for the risk of unforeseen situations such as accidents, sickness, etc. Right?
कि कहते लोगों की क्या आदत होती है कि मनी को सेव करके रखना है, बिकॉज कोई भी कभी भी मिस हैपनिंग हो सकती है। द अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्रिकॉशन डिपेंड्स अपॉन देयर नेचर एंड लिविंग कंडीशंस, राइट। कहते किसी पर्सन कोई पर्सन कितना मनी अमाउंट ऑफ मनी अपने पास रख रहा है वो किस पे डिपेंड करता था, अपॉन देयर नेचर एंड लिविंग कंडीशंस। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की इनकम ही 5000 है, तो वो अगर उसके एक्सपेंसेस 3000 हो रहे हैं तो वो कितना का सेव कर लेगा, ओनली 2000 रुपीज में ही से ही अपना सेव कर सकता है जितना कर सकता है। वही पर्सन जिसकी 10,000 इनकम है और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, 5000 एक्सपेंसेस हैं, तो वो कितनी सेव कर रहा है, अपनी 5000 सेव कर रहा है, राइट। सो वो किस पे डिपेंड करता था, अपॉन देयर नेचर एंड लिविंग कंडीशंस। Besides, the demand for money for precautionary motives also depend upon the income level of the individual। किस पे डिपेंड करता था, इनकम लेवल कितनी है उसकी। If an individual has high income, she will store more cash for contingencies। However, अगर किसी इंडिविजुअल की कम इनकम होती थी उसके पास क्या होता था, कम कैश होता था, राइट। So this is precautionary motive for holding cash. Next one is speculative motive। Speculative motive means कि हमने क्या ऐसे जुआ लाइक हमने क्या करना है, किसी जगह पे इन्वेस्ट करके रखना है। द स्पेकुलेटिव मोटिव टू डिमांड मनी इज अ डिजायर ऑफ इंडिविजुअल्स टू होल्ड कैश एज एन ऑल्टरनेटिव टू डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स सच एज बॉन्ड्स एटसेट्रा, राइट। कि हमने क्या करना है, एज अ पेपर मनी अपनी मनी को क्या करना है, कैश होल्ड करके रखना है। इट इज presumed under speculative motive that individuals can hold money either in the form of cash balances or in the form of bonds, right। The decision of people regarding their holdings in bonds or cash balances depends upon their future expectations for the change in interest rate or capital value of asset bonds। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन क्या कर रहा है, एफडीज में इन्वेस्ट कर रहा है बिकॉज उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। कोई पर्सन क्या कर रहा है, बॉन्ड्स खरीद रहा है, राइट, बिकॉज वो सोचता है कि फ्यूचर में अगर इसके प्राइजेस बढ़ गए तो क्या है, मुझे प्रॉफिट हो सकता है। कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। सो ये क्या हो जाता है, ये सब आ जाता है स्पेकुलेटिव मोटिव में, right। There is an inverse relationship between the interest rate and the market value of securities like bonds। In other words, when the interest rate increases, market value क्या हो जाएगी, bond की कम हो जाएगी। However, if the interest rate decreases, तो उससे क्या होगा, market value bond की ज़्यादा हो जाएगी। Therefore, the demand for money at high interest rate becomes less and at low interest rate becomes high, right। कि अगर उस पर इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, बॉन्ड्स करने के लिए हमने बैंक से 10,000 बोरो किए, हम 10,000 बोरो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बैंक क्या कर रहा है, हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, राइट। हमसे 7% फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो ये जो 10,000 बोरो करने का डिसीजन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो उस केस में पर्सन क्या करेगा, ओनली 5,000 चार्ज करेगा, राइट। अगर हम दूसरी तरह से देखें, फॉर एग्जांपल एक बैंक क्या कर रहा है, 7% इंटरेस्ट दे रहा है, तो उस केस में पर्सन के पास अगर 12,000 होंगे, वो क्या करेगा, 12,000 का 12,000 बैंक में डिपॉजिट करवा देगा, राइट, बिकॉज उसको इंटरेस्ट से ज़्यादा मिल रहा है। अगर वही इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 2%, तो वो क्या करेगा, कुछ पैसा अपने पास रख लेगा और सम अमाउंट ऑफ कैश ही क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। सो ये हो जाता है स्पेकुलेटिव मोटिव, कि उसने क्या करना है, एक तरह से मतलब सेफ प्ले करना है, राइट, मार्केट में, कि जहां से उसको फायदा दिखेगा वो वहां पे अपना कैश क्या करेगा, उस फॉर्म में अपना कैश रखना प्रेफर करेगा, राइट। सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स एट्सेट्रा। थैंक यू।